Very good morning students. Today we are going to discuss about IPR 1956 Industrial Policy Resolution 1956। लास्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के रोल एंड इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेटजीज़ को भी डिस्कस किया हुआ था कि उसको डेवलप कराने में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई और कैसे उसको डेवलप कराया। तो आज हम बात करेंगे आईपीआर की। तो इसका मेन मोटिव क्या है आईपीआर लाने का और इसका मीन्स क्या है। तो इसका मोटिव ये था कि भाई इंडस्ट्री सेक्टर हमारा डेवलप तो हो रहा था, लेकिन उसको हाईली लेवल में डेवलप कराने के लिए और रेवोल्यूशन वे में डेवलप कराने के लिए, या यूँ बोलें कि बहुत ही रैपिडली डेवलप कराने के लिए हमें आईपीआर की नीड हुई। तो आईपीआर का मेन नीड था उस टाइम पे 1956 के टाइम पे गवर्नमेंट का ये मानना था कि अगर गवर्नमेंट अपने अंडर में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ले तो प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी। तो आईपीआर में मेन रोल मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो पूरा का पूरा जो रोल था वो गवर्नमेंट का रोल था। उसमें गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर में कर रखा होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरा सिंपल वर्ड में ये बोला आप। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कि फर्स्ट पॉइंट है आपका 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ का 3 भागों में क्लासिफिकेशन कर दिया। पहला भाग ये है आपका पहले शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इन दिस कैटेगरी 7 इंडस्ट्रीज वी आर इंक्लूडेड। दीज वी आर आर्म्स एंड एम्यूनेशन, atomic energy, iron and steel, coal, minerals oil and mining, shipbuilding, railways, air transport, heavy electrical plants, heavy machines, telephones, wireless industries, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 17 इंडस्ट्रीज़ पूरे की पूरी गवर्नमेंट के अंडर में थी। मीन पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वेशन था इसमें, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं शेड्यूल बी की। इस शेड्यूल में 12 इंडस्ट्रीज़ थी जो कि लेकिन इसमें दोनों सेक्टर का इन्वॉल्वेशन था, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर का दोनों का इन्वॉल्वेशन था। 12 इंडस्ट्रीज़ थी इसके अंदर, लेकिन मेनली अगर बोलें हम कि प्राइमरी लेवल में जो इन्वॉल्वेशन मतलब जो कमांड थी वो गवर्नमेंट की थी, और सेकेंडरी रोल जो था वो आपका प्राइवेट सेक्टर का था। तो इसमें जैसे कि एंटीबायोटिक थिंग्स आ गई या फर्टिलाइजिंग थिंग इंडस्ट्रीज़ आ गई, एल्यूमिनियम्स होगा, ये मेन 12 इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें जो शेड्यूल बी के अंदर आती थी। अब जो बची हुई इंडस्ट्रीज़ थी वो शेड्यूल सी में आती थी। तो सिंपल से ये डिवाइडेशन था आपका। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की। तो लाइसेंसिंग की अगर हम बात करें तो देखो, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इतने ईजिली कोई भी प्राइवेट अपनी इंडस्ट्रीज़ तो ओपन नहीं कर सकता था। और अगर वो अपनी नई इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहता था तो उसको गवर्नमेंट को लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी रिटन वे में। और अगर उसका प्रोडक्शन अपना इंक्रीज़ करना है, भाई इंडस्ट्री पहले से ओपन है, अब वो अपना काफ़ी टाइम हो गया, अब वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को परमिशन लेनी ही पड़ेगी। और अब बात करते हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री अगर बैकवर्ड इकोनॉमिक एरिया में ओपन की जा रही है तो वहाँ पे लाइसेंस उसको ईजिली मिल जाता था। तो ये तो था लाइसेंसिंग सिस्टम। अब बात करेंगे हम लेजिस्लेटिव बेस ऑफ इंडस्ट्रीज लाइसेंसिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसके 3 मेन फीचर हैं, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। तो ये एक्ट 1951 के अंडर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी MRTP एक्ट 1969। इसमें क्या है कि मोनोपोली वी में कि कोई भी मतलब बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके अंडर में मतलब कि वो पूरे मार्केट को कवर अप ना कर लें, उसको लिए था, उसका रिस्ट्रिक्शन था इसमें। तो बेसिकली ये उसके लिए थी। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट 1973 को अप्लाई किया हुआ था। इसमें इसका गवर्नमेंट का मेन रीज़न था इसमें कि भाई जो हमारे मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उनको उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया था। तो ओवरऑल ये मेन 3 फीचर थे जिस पे डिपेंडेंट, जिसको हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट कराने के लिए ये 3 मेन फीचर बनाए थे गवर्नमेंट ने। अब बात करते हैं हम इससे होने वाले बेनिफिट की बात करें कि 1950 to 90
में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। तो इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट मीन्स एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट जो हुई वो 6% हो गई थी, डेवलप हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी। और इसके साथ साथ जो चेंजमेंट आया आपका, जो इंडस्ट्रीज़ शेयर इन जीडीपी, इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर था वो जीडीपी में, वो जो अगर हम 50 और 51 के टाइम पे देखें तो 13% था, और 91 के टाइम पे देखी जाए तो ये बढ़ के 24.6% हो गई थी, और 8% ये 30% है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ था यहाँ पे जीडीपी में इंडस्ट्रीज़ का। अब बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ थिंग्स जो यूज़ होने वाली थी, कैपिटल गुड्स वगैरह जो भी यूज़ हो रही थी या कैपिटल गुड्स थी, वो हमारी डोमेस्टिक वे में यूज़ होने लगी थी, और हम जो एक्सपोर्ट करने लगे थे वो फिनिश गुड का भी हम एक्सपोर्ट करने लगे थे। अब हम इम्पोर्ट पहले हम रॉ मटेरियल का करते थे, अब हम हम एक्सपोर्ट जो करते थे वो पहले हम रॉ मटेरियल का करते थे सिर्फ और सिर्फ, अब हम एक्सपोर्ट करने लगे थे, फिनिश गुड का भी एक्सपोर्ट करने लगे थे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हैवी इंडस्ट्रीज़ भी ओपन होने लगी थी हमारे यहाँ पे। पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ हुआ, और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होना, जिसके थ्रू आप लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हुआ है, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपका प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ बड़ा, और इनकम एंड वेल्थ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। तो ये ऑल ओवर आपका फाइनली कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई होप यू विल